जलवायु परिवर्तन की दस्तक, पहाड़ी खेती पर संकट और संभावनाएं। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपका रेडियो साथी जितेंद्र रैकवाल। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो कुमाऊं वाणी। श्रोताओं, पहाड़ की खेती में जलवायु परिवर्तन का असर और संभावनाएं सीरीज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बात की पहाड़ के किसान जलवायु परिवर्तन के असर को किस नजरिए से देखते हैं। आज हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच हमारे पहाड़ी राज्यों में खेती को किस तरह से सकारात्मक दिशा दी जा सकती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जलवायु परिवर्तन का असर अब हर क्षेत्र में महसूस हो रहा है और हमारी कृषि भी इससे अछूती नहीं है। अनियमित तौर पर वर्षा का होना, सूखा, ओलावृष्टि और तापमान में बदलाव, ये सभी हमारी पहाड़ की खेती के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर रहे हैं। लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में भी उम्मीद की कोई किरण है। क्या हमारे किसान भाई बहन इन चुनौतियों का सामना करते हुए खेती को लाभकारी बना सकते हैं? इसी संदर्भ में हमने बात की पहाड़ी उत्पादों से निर्मित होने वाले अलग अलग तरीके के उत्पादों को बाजार में बेचने वाले अनूप सिंह जी से। कहीं एग्जीबिशन पर गया था तो वहाँ मैंने देखा कि यहाँ की बड़ी ओगरा आई थी, बीज बचाओ आंदोलन वाले। तब उन्होंने पारंपरिक बीजों को लेकर के वो एग्जीबिशन पे आए थे, तो वहाँ बहुत अच्छा खासा मार्केट हुआ उनका। 2-3 दिन में ही पूरा सामान निकल गया था। ये 2016 की बात है। 2016 में तब दिमाग में आया कि कहीं न कहीं अपने क्षेत्र के उत्पादों को हम गुणवत्ता के आधार पर बेच सकते हैं। इसमें तो एक तो अधिकांश उत्पाद ऑर्गेनिक ही होते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर्स का उपयोग कम होता है। पेड़ों में, दालों में यहाँ फर्टिलाइजर्स का उपयोग नहीं करते हैं, अनाज में नहीं करते हैं जी। ऐसी चीजें हैं। जैसे खीरा है, खीरा पर्याप्त होता है यहाँ, उस समय रेट नहीं मिलता है तो उसकी बड़ी बना ली। नमक वगैरह मसाले हैं, जैसे लोकल मसालों को हम पीस करके नमक बनाते हैं तब बेचते हैं। हमारे इस श्रोताओं को ये भी बताएं कि आज दुनिया भर में पहाड़ी उत्पादों की क्या कीमत है, क्या लोग पसंद करते हैं, कितना करते हैं, किन किन चीजों को पसंद कर रहे हैं। लोकल क्षेत्र में तो बहुत संभावनाएं हैं, बस इच्छा शक्ति की कमी है। कहीं भी पढ़ाई लिखाई करके इंसान को, एक यहाँ के बच्चों के दिमाग में ये हो गया कि हमने नौकरी करनी है। हमारी व्यवस्था भी वही है कि नौकरी के मतलब की, उसमें हमें यह अनुभव या ये आभार नहीं किया कराया जाता है कहीं से भी कि यहाँ कितनी संभावनाएं हैं, कितनी। थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है मगर संभावनाएं बहुत हैं। धीरज रखना पड़ेगा। नया युवा यहाँ बहुत कुछ कर सकता है। तो अनूप जी, इसके पीछे कोई सरकारी या गैर सरकारी किन्हीं लोगों ने आपको सहयोग भी किया? हाँ, मुझे सरकारी हॉलबाग में एक टीम है जो ये उत्पादों को बनाने, उसमें मार्केटिंग दूसरे चीज में सपोर्ट करते हैं, कागज वगैरह बनाने में जी। तो एक महेश भट्ट जी हैं, बहुत सुंदर कार्य किया है उन्होंने। हमारे सभी काम करवाए फिर उन्होंने ये सपोर्ट। और बाकी एक मैंने उद्यम विभाग नैनीताल से एक लोनिंग बनवाया था, बटेलिया से तब बनाया था, उसमें सपोर्ट मिला। फिर 20% का सब्सिडी था उसमें। आजीविका में कुछ परिवर्तन आया है? हाँ, क्योंकि यहाँ हमारी खेती बाड़ी कम है तो अब जरूरतें ज्यादा होगी, तो तब ये मोटिवेट मिला कि कहीं न कहीं इस कार्य को करें। हमारी घरवाली मानवीय आजीविका स्वयं सहायता समूह चलाती हैं, उनके माध्यम से उनका FSCI लाइसेंस वगैरह बना रखा है, वही काम करती। तो आपका ये काम भविष्य में किस तरफ जा रहा है? इसमें जाम, चटनी वगैरह बन सकती हैं, हम कैंडी बना सकते हैं। इस एरिया में फ्रूट की काफी संभावना है, उस समय बर्बाद जाता है, तो कैंडी वगैरह बनाने के लिए अगर हमें कहीं से सपोर्ट मिले तो मैं तो कैंडी के लिए बहुत इच्छुक था, क्योंकि फ्रूट कैंडी मिलती नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। 5 ग्राम की कैंडी आप 20 रुपए में आराम से बेच सकते हो, क्योंकि नेचुरल है, उसमें कोई चीज मिलावट नहीं होती है। तो यहाँ संभावना तलाशने की जरूरत है, इच्छा शक्ति की जरूरत है, बहुत है। तो वर्तमान में आप, जो हमारे लोग जंगली जानवरों से प्रभावित हैं, जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से प्रभावित हैं, तो ऐसा कोई संदेश जो आप इस क्षेत्र के अन्य लोगों तक
देना चाहें? अब जलवायु के लिए तो क्या कर सकते हैं हम, ये है कि हमारे अपने जो छोटी छोटी कृषि भूमि बची हुई है अभी, अब क्योंकि बटना है ही, नई जनरेशन को और कम मिलेगा। जो बचा खुचा है तो उसमें हम अपना ऑर्गेनिक बना करके उसको मार्केट में उतार सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करके किसी रूप में डाइवर्ट कर सकते हैं, हम किसी मसाले का पाउडर बना सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, कोई असंभव नहीं है। मुझे 2021 में पहले काम किया था मैंने, अभी 3 साल हो गए मेरे को। तो इस बीच में आप 3 सालों में आपने कहाँ कहाँ अपना स्टॉल लगाया या कहाँ कहाँ तक मार्केटिंग में पहुंचे आप? स्टॉल तो नहीं लगाया मैं, लोकल में यहाँ नैनीताल, भीमताल, नकुचिया ताल और किल्मोड़ा शॉप है, सरका खेत, मुक्तेश्वर, शीतला, इस एरिया में हूँ फिर। कैसा महसूस कर रहे हैं आज? और सुकून मिल रहा है काम करके, अपने को कुछ आशा लग रही। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी, आपने अपने जो 2-3 साल का अनुभव है, जो नए तरीके के उत्पाद, पहाड़ी उत्पादों को आपने एक नया मंच दिया, उससे व्यवसाय भी, आजीविका भी जुड़ी। अन्य लोगों को भी हम प्रेरित करना चाहेंगे कि इस तरीके के छोटे छोटे प्रयासों को अगर किया जाए तो हम कुछ नए कामों को भी ला हाँ, सकते हैं सर। यहाँ पे ये है कि ये हैंड निटेड टॉय वगैरह बन सकते हैं, फ्रॉक सूट बना सकते हैं वूलन की। महिलाओं की अपार संभावनाएं हैं यहाँ, अब नई जनरेशन पढ़ी लिखी होगी इस क्षेत्र में, तो काफी संभावनाएं हैं, सिर्फ ये है कि उनको संगठित करने की जरूरत है। अन्य ऐसे जुड़े हुए लोगों के साथ जो इस समय छोटे छोटे काम कर रहे हैं, जो आजीविका संवर्धन का काम कर रहे हैं, नए तरीके से कुछ सोचने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें अनूप जी आपने अपने व्याख्यान हम तक साझा किए, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर। हमारे पहाड़ी किसानों की जो अपनी मेहनत और लगन से अपनी फसलों और उत्पादों को बाजार में एक खास पहचान दिला रहे हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि पहाड़ में खेती करना कितना मुश्किल होता होगा, कम जमीन, कठिन मौसम, लेकिन हमारे ये किसान इन सब चुनौतियों से ऊपर उठकर मिसाल कायम कर रहे हैं। पर्वतीय राज्यों के किसान सिर्फ पारंपरिक खेती ही नहीं कर रहे, वे जैविक खेती भी अपना रहे हैं, जिससे उनके उत्पादों की गुणवत्ता और पौष्टिकता कई गुना बढ़ गई है। सोचिए, जब आप एक पहाड़ी टमाटर खाते हैं तो उसका स्वाद और महक कितनी अलग होती है। यही इनके उत्पादों की खासियत है। सरकारें भी इन प्रयासों को बढ़ावा दे रही हैं। जैविक प्रमाणीकरण के लिए सहायता, बाजार से जुड़ना और कई प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश कराया जा रहा है। मैं जैविक खेती से जुड़ा हुआ हूँ। ये जैविक ऑर्गेनिक जैविक परिषद बोर्ड उत्तराखंड से मेरा सर्टिफाइड, मतलब किसान काश्तकार हूँ, वहाँ से मेरे को सर्टिफिकेट मिला है। तो मैं जैविक खेती में मुनाफा कम होता है शुरुआत में, तो बाद में 1-2 साल बाद वो फसल अपने आप फिर ठीक होने लगती है। तो मदन जी, ये बताइए कि जैविक खेती की तरफ जाने का आपका रुझान कैसे बना? जैविक खेती में मैंने ये देखा कि आजकल जैविक फल या जैविक उत्पाद की मांग ज़्यादा है, बढ़ रही है। तो इसके लिए हमें जैविक बोर्ड ने हमें प्रमोट किया कि तुम सक्षम हो इसके लिए और तुम आगे बढ़ सकते हो। तो उनने हमें अपने खर्चे में लेकर स्टॉल दिए। दिल्ली में स्टॉल लगाया, देहरादून में स्टॉल लगाया, केरल में स्टॉल लगाया। हमने तो 4-5 जगह जा चुका हूँ मैं स्टॉल में, लेकिन वहाँ जैविक की मांग इतनी है तो मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन हमारे पास अभी उत्पादन नहीं हो रहा है। जी, अच्छा, दूसरी चीज़ ये बताएं मदन जी कि जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मौसम में मतलब अनियंत्रित हो रहा है ना, कभी ज़्यादा बारिश आ जा रही है, कभी मौसम आधारित खेती होती है, तो उसके पत्ते सड़ने लगते हैं। तो उसमें यह है, जैसे हम रासायनिक में करते हैं, कुछ केमिकल की स्प्रे करते हैं, तो उसमें हमको कुछ पंचगव्य होता है एक, और पंचद्रव्य होता है। इस प्रकार से कुछ घी हो गया, गाय का गौमूत्र हो गया, गोबर हो गया, कुछ 4-5 चीज़ें मिलानी होती हैं। मतलब कि लोकल की चीज़ें जो मतलब कि नुकसानदायक ना हो, जैसे नीम के पत्ते हो गए, इस चीज़ से हम उसकी स्प्रे कर सकते हैं, कीटनाशक के लिए भी और जो पत्तों में सड़न गलन है उसके लिए भी।
जिस हिसाब से हम आगे को बढ़ रहे हैं कि जैविक की मांग ज़्यादा है, तो मेरे अनुभव ये है जिस हिसाब से मौसम बदल रहा है उस हिसाब से हमें जैविक खेती की तरफ जाना पड़ेगा। कुल मिलाकर जलवायु परिवर्तन की चुनौती ने पर्वतीय राज्यों के किसानों को अपनी पारंपरिक सोच से हटकर नए रास्ते खोजने को मजबूर किया है। जैविक खेती को अपनाना और उत्पादों के लिए नए बाजार तलाशना, यह न केवल उनकी आजीविका को सुरक्षित कर रहा है बल्कि पर्यावरण के लिए भी एक सकारात्मक कदम है। यह एक ऐसी कृषि क्रांति है जो न केवल पहाड़ों को हरा भरा रख सकती है बल्कि पूरे देश को स्वस्थ भोजन उपलब्ध करा सकती है। तो ये तो था आज का कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन से निपटने के कारणों पर। अन्य विकल्पों पर भी हम बातचीत करेंगे अगले एपिसोड में। आज के कार्यक्रम के लिए अपने रेडियो साथी जितेंद्र रैकवाल को कुमाऊं वाणी की इस पहल के लिए दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।